सागर नील, ज्ञान प्रभा में स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं ज्ञान प्रभा के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको सबसे पहले फिर से नमस्ते करना चाहूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव, इसको लेके हाल ही में फिर से चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक 8 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और जिसके जो अध्यक्षता करेंगे रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। और उस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और संविधान के बहुत जाने माने विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी ऐसे नाम शामिल हैं। उनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया और उसमें विरोधी नेता में जो कि गुलाम नबी आज़ाद भी है, जो कि वो अपनी पार्टी उनकी अपनी एक पार्टी है DAP, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। अच्छा, तो ये सब मेंबर वहाँ पे शामिल है और भी जैसे कि NK सिंह ऐसे बहुत गुणी व्यक्ति इस 8 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल है। एक देश एक चुनाव, ये कई सालों से खासतौर पे ये बार बार इसको लेकर चर्चाएं होती रही है क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इस मुद्दे का उठना इसलिए ये मुद्दा बार बार उठा क्योंकि हमारे देश में होता ये है कि बहुत सारे राज्य, जो भी राज्य है, एक तो बहुत सारे राज्य है और उनमें कुछ उपराज्य भी है जिनका भी विधानसभा चुनाव होता है, पुदुचेरी, दिल्ली। तो इन सब ऐसे राज्य मिला के कम से कम 30 होते हैं, 28 राज्य और 2 उपराज्य, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इन जो 30 जो राज्यों और उपराज्यों में असेंबली चुनाव होते हैं और उसके साथ लोकसभा चुनाव भी है, साथ में पंचायत का चुनाव होते हैं और साथ में नगर निगम के चुनाव। तो देश में होता है कि चुनाव के ऊपर चुनाव होते रहते हैं। तो ये बहुत बार ये मतलब मुद्दा उठा है कि देश को ये जो इलेक्शन जो साइकिल है इससे निकालना, क्योंकि हर बार इलेक्शंस होते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद नगर निगम चुनाव, उसके बाद पंचायत का चुनाव, उसके बाद ये सब खत्म होते होते लोकसभा चुनाव आ जाता है। तो ऐसे चुनावों का मौसम मतलब चलता ही रहता है एक राज्य में। तो इसलिए और ये सब जो बार बार जब चुनाव होते हैं तो होता है कि डेवलपमेंट का जो काम है उस पर भी असर होता है। और साथ में चुनावों में हम ये देखा गया कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी शामिल होते हैं। स्कूल्स भी कई बार क्योंकि प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें बच्चों का जो शिक्षा होता है, स्कूल का जो कैलेंडर, उसमें मतलब असुविधाएं होती है और साथ में पैसों का भी बहुत खर्च होता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए मतलब ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये मुद्दा, ये कंसेप्ट क्या नया है? ये कंसेप्ट तो नया तो नहीं है, ये कंसेप्ट नया नहीं। हाँ, मुझे जहाँ तक मालूम है 1967 तक एक ही समय चुनाव होते थे। हाँ, जब से जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 और 52 में हुआ था, क्योंकि तब वो 6 महीने लग गए थे। उस टाइम पे लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। अच्छा। जब चुनाव हुआ, वही सिलसिला 1957 में भी हुआ और उसके बाद 1962 में भी हुआ और उसके बाद 1967 तक भी ये होता, मतलब 4 लोकसभा चुनाव हम जो लोकसभा विधानसभा एक साथ। हाँ, 4। अच्छा। 1967 तक, यानी कि 4 लोकसभा चुनावों तक विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ। लेकिन हुआ ये कि 1967 के बाद क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था? हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये ब्रेक हुआ। ये ब्रेक होने के पीछे इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि 1967 का जो चुनाव हुआ था वो देश के राजनीति में एक सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव माना जाता, क्योंकि मतलब उस चुनाव से देश की राजनीति में जो बदलाव जो
आने वाले जो उसके बाद जो हुआ उसकी जो असर था वो सबसे पहले 1967 में वो दिखा, क्योंकि 1951 57 1951 मतलब 1951 52 1957 1962 तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े गए थे और कांग्रेस पार्टी को मतलब किसी पार्टी ने टक्कर नहीं दे पाई। किसी भी पार्टी ने मतलब अपोजिशन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब पार्टियां थी, लेकिन उस हिसाब से कांग्रेस को मतलब टक्कर देने वाला कोई नहीं था। चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन 1967 में जवाहरलाल नेहरू का निधन, उससे पहले 62 में जो चीन जो युद्ध में भारत का जो हारना, और उसके बाद ये 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध होना, उसके बाद फिर से 2 साल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का निधन, अचानक निधन, फिर से तब उसके बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, और दो युद्ध के बाद एक युद्ध तो भारत जीता जो पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन 1962 में इंडिया हारी थी चाइना के लेकिन खिलाफ। जीत और हार, क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है, उनमें इंडिया का जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया था, तो इससे महंगाई काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए 1967 में कांग्रेस पार्टी को पहली बार चुनौती मिली। हुआ यूँ कि कई सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाया। कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, ऐसे कुछ कम से कम 6 राज्य या 6 से 8 कुछ राज्य होंगे, ये चेक करना होगा डिटेल। उनमें हुआ यूँ कि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला। वहाँ पे जो विपक्षी जो पार्टियाँ थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी तब ये पीएसपी बन चुकी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो इस सब पार्टियों को मतलब अच्छे खासे सीट मिले, और हुआ यूँ कि ये सारी पार्टियां इकट्ठे आ गई और इन्होंने एक पार्टी बनाया, संयुक्त विधायक दल। अच्छा, संयुक्त विधायक दल, और इन सब पार्टियों ने संयुक्त विधायक दल बना के मतलब बहुत से इन सब राज्यों में मतलब सत्ता में आ गए, मतलब कांग्रेस को इन्होंने विपक्ष में बिठा दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया की जो राजनीति में, पहली बार कांग्रेस को चुनौती मिली और कुछ राज्यों में उनको सत्ता गंवानी पड़ी। तो हुआ है, लेकिन ये थोड़े से, क्योंकि बहुत सारी पार्टी आपस में मिल गए, आपस में वो क्योंकि वो विचारधारा भी एक प्रॉब्लम था, जो महत्वाकांक्षा अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, तो आपस में टकराव, और इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब ये एक तरह से कह सकते हो नाजायज इस्तेमाल। अच्छा, आर्टिकल 350 इसका तो यूज तो अब केरल के ऊपर भी हुआ था 1959 में। वो सबसे पहले मतलब वो हुआ था 1959 में, क्योंकि 1957 में भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, क्योंकि कांग्रेस हर स्टेट में लोकसभा चुनाव तो जीत गई, हर स्टेट में भी जीत गई थी, लेकिन केरला में उसका विपरीत हुआ था, क्योंकि केरला तब पहली बार स्टेट बना था। उससे पहले 52 में वो त्रिवंद्रम स्टेट था, एक्चुअली वो केरला नहीं था। अच्छा। उसका नाम चेंज होके पहली बार केरला में चुनाव हुआ था, तो उसी चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI उनको 140 या कुछ अभी उस टाइम कितना एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नंबर, मतलब CPI को मतलब 60 सीट्स मिले थे और बाकी कुछ 4 या 5 इंडिपेंडेंट मिला के उनको मतलब मेजोरिटी मिल गया। शायद तब केरला का अभी तो 140 सीट्स है, तब शायद 140 सीट्स नहीं था असेंबली में, अभी 140 है, ये थोड़ा सा नंबर में भूल गया। तो CPI को मतलब अपने दम पे उन्होंने मेजोरिटी हासिल किया था। वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट इसलिए था क्योंकि एक तो पहली बार वर्ल्ड में कोई डेमोक्रेटिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, और वो इंडिया में भी वो पहली एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी कि जो कि इलेक्शन के बलबूते आई थी। अच्छा, मतलब उनको अपने बलबूते मेजोरिटी मिली, लेकिन उस गवर्नमेंट को 2 साल टिकने नहीं दिया गया था। टिकने नहीं दिया गया था, और उसके पीछे भी हाथ इंदिरा गांधी की थी। अब प्रधानमंत्री नेहरू जरूर थे, लेकिन इसके पीछे भी इंदिरा गांधी का ही हाथ था, क्योंकि इंदिरा गांधी तब कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने जो पिताजी जो प्रधानमंत्री थे उन पे उन्होंने दबाव बनाया था कि सरकार को बर्खास्त करना है।
तो वही सबसे मतलब पहली बार 1959 में आर्टिकल आर्टिकल 356 356 का गलत दुरुपयोग हुआ था, अच्छा। क्योंकि एक विपक्षी गवर्नमेंट, सिर्फ इकलौती विपक्षी गवर्नमेंट था, विपक्ष का एक गवर्नमेंट था, उसको गिरा दिया गया। सेंटर ने अपने जो नाजायज जो मतलब, क्योंकि डेमोक्रेसी वो एक एंटी डेमोक्रेटिक एक्ट था, सेंटर ने अपना जो मतलब ऑथोरिटेरियन पावर दिखाते हुए केरल के जो गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया। और उसके पीछे भी हाथ मेनली इंदिरा गांधी की थी। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो ये मतलब एक सिलसिला हो गया कि एक के बाद एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट को टॉपल करना, उसको बर्खास्त करना, ये मानो मतलब एक रूटीन सा बन गया था। और इसके चलते हुआ यूँ कि राष्ट्रपति शासन होने के चालू हो गया, 6 महीने 7 महीने बाद फिर से चुनाव हुए, तो ये जो साइकिल था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि फिर से एक असेंबली चुनाव हो गए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में 1969 में फिर से असेंबली चुनाव हो गए, तो इसलिए 1971, क्योंकि 1969 में हुआ तो वो साइकिल ब्रेक हो गया। उसी समय से हाँ, शुरू हो गया, और उसी लोकसभा समय से और साइकिल विधानसभा ब्रेक दोनों अलग अलग हाँ, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये मतलब ये साइकिल टूट गया। और उसके बाद ये फिर से साइकिल मतलब इसका सिलसिला हम देखते हैं 1977 में, जब जनता पार्टी, जो कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, वो जब सत्ता में आई तो जनता पार्टी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में थे। 1966 में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कॉन्टेस्ट हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। तब मोरारजी देसाई हालांकि हार गए थे। कांग्रेस पार्टी में 2/3 से भी जो सांसद थे उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट दिया था। और उसके बाद से क्योंकि मोरारजी देसाई को उनको कांग्रेस में वो खुश नहीं थे, बाद में वो अलग कांग्रेस से निकल गए और 1977 में उनकी भी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन वो जनता पार्टी में वो प्रधानमंत्री बने थे। वो भी एक महत्वाकांक्षी लीडर थे। तो जैसे ही जनता पार्टी आई, हुआ कि जो भी कांग्रेस के गवर्नमेंट थे उनको फिर से बर्खास्त कर दिया गया। और जब फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर से सिलसिला फिर से मतलब ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया कि इंदिरा गांधी ने फिर से एक के बाद एक जितने भी अपोजिशन के गवर्नमेंट्स थे उनको मतलब बर्खास्त करने लगे। इसमें मतलब एक बार मैंने ये पढ़ा था, हालांकि इंदिरा गांधी एक गवर्नमेंट को टॉपल नहीं कर पाई, वो बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उनको शायद वो टॉपल नहीं कर पाए। उनका भी इरादा था, तब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, जो सीपीएम की गवर्नमेंट थी, उनको भी उसको भी टॉपल करने का इरादा था, लेकिन शायद इंदिरा गांधी वो कर नहीं पाए थे। ये एक मतलब वो स्टेट एक एक्सेप्शन कहा जा सकता है कि बंगाल हाँ वो चाहती वो मतलब चाह रही थी वहाँ पे भी बंगाल में भी अस्थिरता पैदा हो ताकि वो सरकार को टॉपल कर सके विपक्षी गवर्नमेंट, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और एक तो ये टॉपल करने की वजह से एक बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए, जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 1983 में फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए थे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और कहा जाता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो जो चुनाव था वो वहाँ के लोगों ने मतलब एक दिल खोल के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने उस सरकार को 1 साल के अंदर ही टॉपल कर दिया। और कहा जाता है कि जो कश्मीर में जो बाद में जो हुआ, जो अभी भी चल रहा, अभी थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ, लेकिन ये जो उग्रवाद का जो समस्या कहा जाता है इसका भी एक जड़ उसी से ही शुरू हुआ था। जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी ने हटा दिया 356 जो आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करके, इससे मतलब वहाँ के लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने सरकार को चुना था, उस सरकार को हटा दिया गया। तो इस तरह से मतलब ये जो आर्टिकल 356 का बार बार इस्तेमाल करना, इसका बहुत सारा इसके निगेटिव इफेक्ट भी हुए। और जो सबसे बड़ा जो निगेटिव इफेक्ट जो हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ, और जो कि बाद में एक बहुत बड़े रूप धारण किया गया था, बड़े रूप के मतलब हिसाब से हमने देखा और हम देख भी रहे। हालांकि अभी थोड़ा सा मतलब चेंज आया, लेकिन अभी भी कश्मीर नॉर्मल सी मतलब एकदम जो मिलिटेंसी वाला जो प्री मिलिटेंसी एरा उसमें भी अभी तक गया नहीं है। हाँ, अभी जाने मतलब सुधार काफ़ी मतलब हालात में सुधार आया है, खासतौर पर आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद 2019 में।
तो मैं वो कह रहा हूँ कि जिस तरह से 356 आर्टिकल का गलत इस्तेमाल हुआ, इससे बहुत सा मतलब नुकसान भी हुआ, क्योंकि बार बार एक जो स्टेट में चुनाव होते रहे, और कई बार ऐसा हुआ कि 356 का मतलब उसका ज़रूरत भी नहीं था कि सरकार को गिरा, क्योंकि वो विपक्ष का एक सरकार था, बस यही एक बहाना था कि विपक्ष के सरकार को बस किसी तरह जैसे भी हो गिरा दो। हाँ, गिरा दो। तो बाद में फिर से मतलब धीरे धीरे हालांकि 356 ये जो आर्टिकल इसका इस्तेमाल होना कम हो गया। इसके भी पीछे वजह ये थी कि कांग्रेस का देश की राजनीति में कमज़ोर होना और कोalition गवर्नमेंट का स्टार्ट होना, तो धीरे धीरे मतलब इसलिए ये आर्टिकल 356 का इसी तरह से मतलब इस्तेमाल मतलब होना जो है वो कम हो गया। और इसके पीछे भी वजह वही क्योंकि कोalition गवर्नमेंट्स हुए, तो क्योंकि बहुत सारी रीजनल पार्टियां उस कोalition गवर्नमेंट में हिस्सेदार बन गई, तो ये सब जो पार्टियां थी इसका विरोध करने लगी। और क्योंकि जो रूलिंग पार्टी था कांग्रेस, और बाद में जैसे कि बीजेपी भी बनी, तो इसके लिए इन सब पार्टियों के लिए भी मुश्किल हो गया कि 356 का बार बार इस्तेमाल करना। और बाद में इसका कोर्ट में भी कोर्ट में भी इसका अपील हुआ था। शायद इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक जो जजमेंट है वो बोमाई जजमेंट कहा जाता है। कर्नाटका में जनता पार्टी सरकार को मतलब बर्खास्त कर दिया गया था, तब शायद राजीव गांधी की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसे बोमाई जजमेंट कहा जाता है, जिसके बारे में थोड़ा पहले भी मैंने मतलब थोड़ा सा बताया था। बोमाई जजमेंट में हुआ ये था कि जनता दल की गवर्नमेंट थी कर्नाटक में, उनके पास मेजोरिटी होने के बावजूद भी तब उनको डिसमिस कर दिया गया था उस सरकार को। ये 1989। तो बाद में कम से कम 5 साल लगे सुप्रीम कोर्ट में, तब 9 सदस्यों की बेंच ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। वो डिसीजन ये था कि केंद्र सरकार मतलब जो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि 356 का बार बार इस्तेमाल करना, और वो कर सकते मतलब 356 का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी जो असेंबली को भंग कर दे, जब तक दोनों हाउस में ये जो पास नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट जो है असेंबली को भंग नहीं कर सकते। हाँ, सस्पेंड ज़रूर कर सकती है, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर वो जो सस्पेंशन जो प्रेसिडेंट ने जो सस्पेंड किया लेजिस्लेचर को, वो अगर दोनों हाउसेस में पर लोकसभा और राज्यसभा में अगर वो पारित नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोबारा डीएक्टिवेट होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा था कि 356 का ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट के दायरे में आएगा, क्योंकि कोर्ट के दायरे में आएगा, तभी से मतलब ये 356 का यूसेज थोड़ा कम हुआ है। लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया। अगर बीच में कोई भी गवर्नमेंट फल कर गया तो क्या होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, तब क्या होगा? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लेके भी ये एक क्वेश्चन है जिसको लेके मतलब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब विरोध हो रहा है, या मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है, मतलब वो क्योंकि जायज़ भी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का चलो गिर जा रहा है, एक स्टेट में एक सरकार गिर गई, वो तो चलो ठीक है, मतलब कई बार वो उतना, लेकिन जब अगर लोकसभा जो केंद्र में जो सरकार गिरती है, तो वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोकसभा में ये होता है कि प्रेसिडेंट का रूल नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट में ये होता है कि प्रेसिडेंट शासन हो गया, जैसे कि सपोज मतलब 5 साल कंप्लीट होने के मतलब कुछ 1 साल पहले गिर गई, 4 साल गिर गई, हाँ, वो उतना प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि प्रेसिडेंट का रूल 6 महीने एक्सटेंड होता है, और 6 महीने के लिए होता है, और उसको दोबारा से फिर से 6 महीने एक्सटेंड कर मतलब एक इमरजेंसी रीजन में वो किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा का जैसे कि हमने वो देखा कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 1999 में, तब दोबारा 1999 में चुनाव होता है। हालांकि 1998 में ही चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो 1 साल के अंदर दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए थे। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा को मतलब प्रेसिडेंट रूल ये मतलब
लागू नहीं किया जा सकता। बस हाँ यही कि 3-4 महीने में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर पहले थे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अगर लोकसभा ऐसे गिरता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, ये रूल तो नहीं किया जा सकता, तो फिर सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या होगा। तो उसमें से जैसे कि एक रिपोर्ट में आई थी, तो वो ये कह रहे थे अगर ऐसा होता है या कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोकसभा गिरती है, तो उनका कहना है कि अगर दोबारा चुनाव होगा, लेकिन उसका जो टर्म है 5 साल का नहीं होगा, कि जितने साल बचे हैं उतने साल के लिए। उतने साल के लिए। तो ये कहा जाए, लेकिन प्रॉब्लम वन नेशन वन इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड एक तय करना, जैसे कुछ लोग बोले एक फिक्स्ड तय करना, जैसे कि कह रहे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार नहीं गिर सकता जब तक अपोजिशन के पास कंप्लीट एक गवर्नमेंट बनाने का मतलब उनके पास नंबर्स ना हो। शायद ये जर्मनी में ऐसा होता है कि सरकार तब तक नहीं गिरती है जब तक ओपोजिशन या जो भी नई सरकार बनाना चाह रही है उनके पास एग्जैक्ट नंबर ना हो, तब तक वो सरकार नहीं गिरते। तो बहुत लोग ये भी एक उस हिसाब से तो एक अच्छा आइडिया, क्योंकि जब तक ओपोजिशन के पास नंबर ना हो ये जो सरकार है ये गिर नहीं सकती। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ तक नहीं है, क्योंकि चुनावों का मतलब ये सही है इलेक्शन साइकिल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो अभी 2023 है, अभी नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। उसके ठीक 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव के साथ उस राज्यों में भी चुनाव होंगे। उनमें से एक है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब राज्यों में चुनाव होंगे। उसके बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में मतलब इलेक्शन साइकिल आप देखें। उसके बाद 2025 फरवरी में दिल्ली में चुनाव आएंगे। मतलब गैप 3-4 महीने के अंदर चुनाव हो, तो साइकिल तो चलता ही रहेगा ना पूरा देश भर। उसके बाद 2020 में बाद में कोई चुनाव नहीं। उसके बाद 2025, उसके बाद 2026 में 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी। उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब। और 2027 के 7-8 महीने बाद, यूपी चुनाव के 7-8 महीने बाद गुजरात, हिमाचल में चुनाव। उसके बाद फिर से 2028 में गुजरात, हिमाचल के सिर्फ 4 महीने बाद त्रिपुरा, नागालैंड, ये मेघालय। उसके फिर 3 महीने बाद कर्नाटक। तो यहाँ पर इलेक्शन साइकिल एकदम 3-4 महीने का गैप हो। हाँ, बीच में जैसे कि हमने देखा कि 2020 में सिर्फ दिल्ली में चुनाव है, बाद में 2021 में कम से 1 साल का गैप होता है। फिर से 2021 बोल रहा हूँ, मतलब जो पिछले जैसे कि हमने 2020 में देखा, 2020 में एक चुनाव हुआ, उसके बाद 2021, उसके बाद 2022, यानी कि 2025, 2026, 2027 यहाँ तक ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे 27 में फिर से वो दिसंबर से स्टार्ट हो गया, फिर से इलेक्शन, मतलब तब से जो स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये पिछले साल 2022 उस इलेक्शन साइकिल जो स्टार्ट हुआ अभी भी चल रहा है। गुजरात, हिमाचल से स्टार्ट हुआ, 4 महीने बाद त्रिपुरा में हुआ, त्रिपुरा, नागालैंड से लेके कर्नाटक, अभी मध्य प्रदेश, इन सब में होगा। मध्य प्रदेश खत्म होते होते लोकसभा, और साथ में आंध्र प्रदेश, इन सब उड़ीसा में। तो इलेक्शन, इसको मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो इसके पक्ष में उतना नहीं हो, लेकिन हाँ इलेक्शन साइकिल को कम किया जा सकता है। इसका जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ जैसे कि या फिर जैसे कि जो 2022 में जो गुजरात, हिमाचल का हुआ, उसी के साथ त्रिपुरा, मेघालय और ये नागालैंड का हो जाना चाहिए था, तो फिर उससे गैप कम होता, और कर्नाटक का भी एडवांस कर देते। तो
तो ऐसे करके मतलब क्योंकि 6 महीने 7 महीने एक तो मतलब ये एडवांस किया जा सकता है वो जो रूलिंग पार्टी, इसलिए एक सहमति कंसेंसस करके मतलब होगा, हर पार्टी में कंसेंसस करके ये तय करना है कि इलेक्शन साइकिल को कम करना। ये नहीं कि मतलब एक ही टाइम पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि इसका भी एक डिफेक्ट ये है कि इसमें रीजनल जो पार्टीज है उनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के बेसिस पे होता है, वहाँ पर खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय जो पार्टी है उनको ज़्यादा फायदा होता है, उनको ज़्यादा। बीजेपी भी इसलिए कह रही है क्योंकि उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये देखा गया कि राज्य के चुनाव में बीजेपी को उतना फायदा नहीं होता। वो इसलिए उन सब स्टेटों में होता है जहाँ पे उनका कोई लीडर नहीं होता। यूपी में उनके लीडर है योगी आदित्यनाथ है, असम में हिमंत बिश्व शर्मा है। इन सब स्टेट में बीजेपी के लिए कोई सिरदर्द नहीं है, लेकिन उन सब स्टेट में सिरदर्द होते हैं, वहाँ पे वो नहीं कर पाते। जैसे कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा उनका लीडर नहीं होने के बाद इसलिए वो हार गई थी। कर्नाटक में भी BS येदियुरप्पा को उन्होंने हटाया, जो नया लीडर थे, नए जो चीफ मिनिस्टर जो बोमाई थे, वो उतने मतलब काबिल नहीं हो पाए। इन सब मतलब जहाँ जहाँ उनके जो लीडर नहीं है वहाँ पे बीजेपी आ, तो बीजेपी भी चाह रही है कि वन नेशन, तो फिर सब कुछ लोकसभा चुनाव के साथ हो तो फिर मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर बीजेपी के लिए फायदा हो। वो इसलिए वन नेशन वन, क्योंकि खर्च तो ऐसा कम होने वाला है। तो है कि जो केंद्र की जो सरकार है वो भी एक कंट्रोल में होती है, क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादा मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि 5 साल में चुनाव में हम लोग का बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, वो इसलिए कह रहे हैं कि कई बार सरकारें कुछ फैसले वो करना चाहती है, मतलब वो बिना टेंशन फ्री होके वो करना चाहती है। लेकिन इलेक्शन के कारण कर नहीं पाते। हाँ, लेकिन होता है कि कई बार वो जो कहते हैं कि जो डिसीजन जो जनता के पक्ष में होते हैं वो एक्चुअली उतना वो लाभदायक होते नहीं है, इसलिए जनता उनका विरोध करते हैं। तो फिर वो जब इलेक्शन होंगे तो वो कर नहीं पाएंगे, वो भी एक प्रेशर में होंगे, क्योंकि और ये प्रेशर में होना मतलब क्योंकि जनता के पक्ष में होगा, डेमोक्रेसी के पक्ष में होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अगर 5 साल अगर वो कंप्लीट बिना किसी मतलब कोई बाधा बिना चैलेंज से रूल कर, तो ये प्रॉब्लम, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी, क्योंकि 5 साल में उनको अगर कोई चैलेंज नहीं मिलता है कि 5 साल के लिए हम लोग चुनाव मतलब इलेक्ट हो क्या है, 5 साल हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जो मर्जी करेंगे। वैसे तो इंदिरा गांधी ने भी वही किया था, वही उन्होंने किया था कि इमरजेंसी लागू करवा दी अपने मतलब जनता, और इमरजेंसी भी उन्होंने कहा था कि देश के पक्ष में ही उन्होंने किया था, लेकिन सबको पता है कि इमरजेंसी के टाइम क्या हुआ था। तो सरकारें तो कहेंगी कि हम जो कर रहे हैं वो जनता के पक्ष में, इमरजेंसी के टाइम पे भी यही इंदिरा गांधी ने यही दलील दी थी कि इमरजेंसी भी देश के लिए कितना अच्छा है, लेकिन वो उसके कंप्लीट उल्टा ही था इमरजेंसी। तो सरकार मतलब एक प्रेशर में होना चाहिए। हाँ, ये जो इलेक्शन साइकिल है, ये जो स्टेट्स है जो मतलब साल में कि 3 महीने 4 महीने हो रहे, इनको क्लब कर दो। जैसे कि अभी अगले साल जैसे कि महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव होगा लोकसभा चुनाव के बाद, उनको एडवांस कर दो, एडवांस करके लोकसभा चुनाव के साथ कर देना क्लब कर दो। हाँ, क्लब कर दो। वैसे करके धीरे धीरे करके जो भी स्टेट्स है, जैसे कि ये जो गैप है 3 महीने 6 महीने का, उनको ऐसे ऐसे क्लब करोगे तो धीरे धीरे मतलब एक साइकिल हो जाएगा। ये जो साइकिल है ये थोड़ा कम होगा और उनमें मतलब चुनाव भी होते रहेंगे 2 साल में, 1.5 साल 2 साल में, तो फिर ये देश के पक्ष में भी होगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव, शायद अगर ये एक चुनाव एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो ये जो चुनाव है ये अगर साथ में हो, क्योंकि नगर निगम और पंचायत चुनाव ये तो और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये लेकिन नगर निगम और पंचायत चुनाव ये अलग अलग होते हैं, इनको भी मतलब क्लब कर दे तो अच्छा होगा। तो फिर इससे भी फिर से, क्योंकि कई बार वो होता है ना कि विधानसभा चुनाव हो गया, नगर निगम के चुनाव होंगे, फिर से पंचायत चुनाव होंगे, फिर से लोकसभा, तो फिर ये जो साइकिल है ये थोड़ा कम होगा। साइकिल को मतलब कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करना, इसको रिड्यूस करना। रिड्यूस करेंगे तो फिर जो साइकिल है वो बार बार रिपीट नहीं होगा, रिपीट थोड़ा कम होगा। और हाँ, इलेक्शंस तो होने रहने चाहिए, क्योंकि इससे सरकार पे एक प्रेशर रहता है, तो और ये डेमोक्रेसी के पक्ष में भी होगा। और साथ में वो जो रीजनल जो पार्टीज, क्योंकि
इंडिया में सिर्फ दो पार्टी, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कांग्रेस या जो भी क्योंकि इनसे इनको फ़ायदा होगा। रीजनल पार्टीज़ का भी मतलब उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि हाँ, कोई लोग कहेंगे कि जैसे कि उड़ीसा का एग्जांपल देंगे, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में होते हैं, लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में देखा कि बीजेपी को 21 सीटों में से उनको 7 या 8 सीटें मिले थे, साथ मतलब अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में एक साथ ही हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मतलब ऑपोजिशन के हिसाब से कोई चैलेंज नहीं कर पाए बीजू जनता दल को, जो नवीन पटनायक की पार्टी को लोकसभा चुनाव में चैलेंज कर पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में चैलेंज कर ही नहीं पाए। ये एक एक्सेप्शंस है, इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भी इसलिए कर दो, इससे क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा क्योंकि कंप्लीट देश का मतलब जो अटेंशन होगा, मीडिया का भी सबका अटेंशन लोकसभा चुनाव पे होगा। और कई बार क्योंकि बहुत से जो राज्यों में जो चुनाव होते हैं, इनका भी एक स्पेशल एक अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि ये राज्यों के मुद्दों पर होते हैं। राज्य का चुनाव राज्यों के मुद्दों पर होते हैं, देश का जो चुनाव है वो देश के मुद्दे, दोनों मुद्दे अलग अलग, दोनों पूरा कंप्लीट मुद्दे अलग अलग। तो इसको हम अगर कंप्लीट मिक्स कर दे तो फिर ये शायद डेमोक्रेसी के लिए भी उतना अच्छा नहीं होगा। वो जो फेडरलिज्म की भी बात हो रही है, वो भी क्योंकि इसको वीक कर देगा, क्योंकि फेडरलिज्म, क्योंकि रीजनल पार्टीज कई बार ये पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी स्टेट के। तो इन इकट्ठे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये देखा गया जैसे कि जहाँ पर रीजनल पार्टीज होते हैं और जहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी होते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी अगर चारों मजबूत हो, रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय पार्टीज मजबूत होंगे, तो दिखा यह जाता है कि लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टियों को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को। तो फिर इकट्ठे होने से ये मतलब एक बैलेंस, इसको थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, उड़ीसा का भी एग्जांपल है। लेकिन साथ में ये जो खर्च की बात हो रही है, ये खर्च कम होगा ऐसा तो नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल ये फिजिबल भी नहीं है। हाँ, जो इलेक्शन जो साइकिल है, इसको टेक्निकली इसको जैसे कि एडवांस किया जा सकता है, ताकि जो 3-4 महीने ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसको जितना हो सके इसको कम किया जा सकता है। इसी पर ही मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए मतलब और इसमें आम सहमति भी बन सकती है और बननी चाहिए। थैंक यू।